स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारतीय राजनीति को आपको अगर समझना है तो एक ऐसा अध्याय है उसका, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप ये जान जाएंगे कि किस्सा कुर्सी का होता क्या है, कैसे सत्ता में रहने के लिए, अपनी राजनीति को चलाने के लिए राजनीति किस हद तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें आज हम आपको ये सुनाने वाले हैं। इसमें बात करेंगे कि आखिर कैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर भारत में अपना वर्चस्व कायम किया। एक बड़ा सवाल इस केस के साथ जुड़ा हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी ने ही इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। इसके अलावा कैसे कांग्रेस के वो सीनियर लीडर्स जिन्होंने खुद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया था, वहां उन्हें बैठाया था, उन्हें बनाया था प्रधानमंत्री, लेकिन वही सीनियर लीडर्स ये सोचने लगे थे कि क्या उन्होंने कोई गलती कर दी है, इसके पीछे की क्या वजह थी। और आपको बताएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के, उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्प्लिट होने की, डिवाइड होने की एक अकेली वजह बनी थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये सब कुछ हुआ था एक राष्ट्रपति चुनाव के इर्द गिर्द। क्या था ये पूरा मुद्दा, ये आपको आज समझ में आएगा। और दोस्तों, चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं, हमारे ये जो एपिसोड्स हैं ये आपको देखने सुनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे आपको पता चलता है कि भारत में अब तक हुआ क्या है, कैसे हुआ है, उनकी बारीकियां आपको पता चलती हैं। क्योंकि आने वाले भारत की जो बागडोर है, जो कमान है, वो आप ही के हाथों में है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि इस तरह से आपको ये बताया जाए कि आपको ताउम्र याद रहे, आपको बारीकियाँ पता चलें। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1930 से। ये वो साल था जब इंदिरा गांधी करीबन 13 साल की थी। भारत में फ्रीडम स्ट्रगल का दौर था और फ्रीडम स्ट्रगल की जो गतिविधियां थीं उनको वो करीब से देख भी रही थी। बचपन से ही इंदिरा गांधी ने महज 13 साल की उम्र से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करना, महात्मा गांधी का सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और अपने ही लेवल पर, क्योंकि छोटी बच्ची थी और बचपन था उनका, तो अपने कुछ साथियों को लेके, बच्चों को लेके उन्होंने वानर सेना और बाल चरखा संघ, इस तरह की 2 ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया था जिससे कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पर 1930 में। ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद में जब 47 में देश आज़ाद होता है, इंदिरा गांधी को एक कांग्रेस पार्टी में ऑफिशियल एंट्री जो उनकी हुई थी वो हुई थी 1955 में, साल 1955 में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर के तौर पर, उसके रूप में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होती हैं। यहाँ से उन्होंने देश में जो कांग्रेस पार्टी के कैंपेन्स होते थे, जो सभाएं होती थी, उसमें काम करना शुरू किया। देश के इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, खुद इंदिरा गांधी के पिता थे। लेकिन यहाँ से भी इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती रहीं, 4 साल तक उन्होंने काम किया। और 1959 आता है, 1959 में उन्हें जाके जगह मिलती है कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे। ये पोजीशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जब वो प्रेसिडेंट बनाई गई। ये वो साल था 1959 का जब प्रेसिडेंट बनती है इंदिरा गांधी। देश के उस समय भी प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा के पिता। यहाँ से रूमर्स खड़े होने लगे थे, ऐसी कुछ बातें, अफवाहें शुरू होने लगी थी कि इंदिरा गांधी को इस पद तक पहुंचाने के लिए, इतने बड़े पद तक, क्योंकि वो तीसरी थी नेहरू परिवार से जो सुप्रीम पोजीशन पे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो यहाँ पे पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी को उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने फेवर किया है, उन्होंने उनकी मदद की है, क्योंकि वो खुद देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए। खैर, ये सब चीज़ें जब शुरू हुई, करीबन 11 महीने का एक कार्यकाल रहा था इंदिरा गांधी का जब वो प्रेसिडेंट रही थी INC की। यहाँ उन 11 महीनों में उन्होंने बहुत सारे काम किए। बताया जाता है देश के कई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में जाकर उन्होंने लोगों से बात की थी। कांग्रेस पार्टी के जो उस समय सहयोगी थे, जो सपोर्टर्स थे, कार्यकर्ता थे, उनसे बात की थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी में, पैन इंडिया में आप देखा जाए तो सीनियर लीडर्स जो थे वो इंदिरा गांधी को इस तरह से देखते थे कि ये अभी बहुत छोटी हैं। उनसे कहा भी जाता था कि बेटी आप बहुत छोटी हैं अभी, और ये सब आपके समझ में नहीं आएगा, ये सब आपकी समझ से बाहर है, आप इसे नहीं समझ पाएंगी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। देखा एक तरह से ये जा रहा था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की छवि बनती जा रही थी, या फिर इस तरह की छवि बनाने का काम किया जा रहा था। खैर, समय बीता यहाँ से करीबन 5 साल का। दिन आता है 27 मई 1964, साल 1964। 27 मई का वो दिन जब भारत के लिए भी एक बड़ा झटका था, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और इंदिरा गांधी के लिए तो बहुत बड़ा झटका था ही, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हार्ट अटैक से उनका दिल्ली में निधन होता है। निधन के बाद सवाल एक बहुत बड़ा ये खड़ा था सामने कांग्रेस पार्टी के कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और देश भर में ये सवाल जो था वो गूंज रहा था कि अब अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। और इसके लिए चेहरे भी काफ़ी सारे थे। यहाँ पे जगजीवन राम थे,
जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। मोरारजी देसाई का सीनियरिटी के हिसाब से बहुत ऊपर था वो जो चेहरा था उनका इस पद के लिए। इसके अलावा संजीवा रेड्डी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। हालांकि नेहरू जी का अगर देखा जाए तो एक बार उनकी राय भी जानी गई थी जब वो बीमार रहने लगे थे उस समय से। वो चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को अगला प्रधानमंत्री उनके बाद बनाया जाए भारत का। लेकिन यहाँ पे ये जो निर्णय था वो बेसिकली होना था कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी का, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का। जवाहरलाल नेहरू जी जो चाहते थे यही चाहते थे के कामराज दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका एक पूरा सिंडिकेट, उनका एक पूरा खेमा था। हालांकि यहाँ पे बात ये देखी गई कि मोरारजी देसाई सीनियरिटी के हिसाब से उनका नाम आगे आ रहा था, लेकिन के कामराज ये नहीं चाहते थे और उनका सिंडिकेट ये नहीं चाहता था कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसके लिए के कामराज ने बाकी सदस्यों से पार्टी के बात की, कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के लोगों से बात की, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, और इसके बाद सामने नाम आता है शास्त्री जी का। के कामराज ने शास्त्री जी का नाम आगे किया। लेकिन ये वो समय था जब एक बार इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहली बार जब सामने आया है प्रधानमंत्री पद के लिए, ये यही साल था, साल 1964 मई का महीना। खुद लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी के निधन के 4 दिन के बाद 30 मई 1964 को गए थे यहाँ पे इंदिरा जी के निवास पे, और इंदिरा गांधी से उन्होंने ये कहा था कि अब आप मुल्क की कमान संभालिए, अब आपको यहाँ पे आगे आके मुल्क को संभालना पड़ेगा आपके पिता के बाद। इंदिरा गांधी का इस पे कहना था कि वो इतने दुख में हैं इस समय उनके पिता का जो निधन हुआ है उससे, कि वो इसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। तो खैर यहाँ से शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी को उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप हमारे कैबिनेट में आइए, क्योंकि ना सिर्फ शास्त्री जी, कामराज भी ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी कैबिनेट का हिस्सा रहें कांग्रेस के अंदर, क्योंकि नेहरू जी की बेटी हैं, जो अगला इलेक्शन आने वाला है 1967 में, उसके लिए वोट भी यहाँ से बटोर सकती हैं और उनको पार्टी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंसिस्ट किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी को कि आप कैबिनेट में आइए, आपको एक मिनिस्ट्री दी जानी है, बताइए क्या मिनिस्ट्री चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ से कहा था कि मुझे कोई लाइट पोर्टफोलियो आप दे दीजिए। तो यहाँ पे MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इंदिरा गांधी को दी जाती है, उसकी मिनिस्टर बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों महज 2 साल के अंदर ही 11 जनवरी 1966 का ये वो दिन था जब देश के सामने एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि रहस्यमयी परिस्थितियों में ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, की मौत हो गई थी। तो प्रधानमंत्री शास्त्री जी की सडन डेथ के बाद में एक बार फिर वही सवाल कि अगला प्रधानमंत्री कौन ये कांग्रेस पार्टी के सामने भी खड़ा था, देश के सामने भी खड़ा था, और इस बार भी चेहरे काफ़ी सारे थे। डिफेंस मिनिस्टर YB चौहान का इसमें नाम शामिल था, मोरारजी देसाई का एक बार नाम फिर से सामने आ रहा था, महाराष्ट्रियन एक बहुत ही पॉपुलर लीडर SK पाटिल, उनका नाम था, इसके अलावा संजीवा रेड्डी का भी नाम था। और यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम इस बार फिर से थोड़ा और मुखर तरीके से सामने आने लगा था कि इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि कामराज सिंडिकेट जो था वो इस बार भी नहीं चाहता था कि मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी के बाद, क्योंकि उनका ये मानना था कि कैंडिडेट एक ऐसा होना चाहिए जो, बताया ये जाता है, पूरी खबरें हैं पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिकल हिस्से हैं उनमें बताया भी जाता है कि वो ये मानते थे कि कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आए जो हमारी शैडो में, यानी कि सिंडिकेट की, कामराज सिंडिकेट की शैडो में रहकर काम करे, जो वो चाहें उस तरीके से काम आगे चलता रहे। ये सारी चीज़ें वो चाहते थे। और यहाँ पे पहली बार नाम सामने आता है इंदिरा गांधी का कामराज खेमे की तरफ से कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए किस तरह की जो आर्गूमेंट्स दिए जाते थे उसमें ये भी चीज़ें होती थी कि देखिए इंदिरा गांधी वर्ल्ड लीडर्स को जानती हैं सारे, क्योंकि अपने पिता के साथ में उन्होंने 17 साल जो उनके पिता प्रधानमंत्री रहे हैं उस समय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है। इसके अलावा 1967 का जो अगले ही साल अब जो चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, तो उसमें भी वो जीत का एक बड़ा जीत की बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकती हैं, यहाँ पे जीत दिला सकती हैं, वोट कैप्चर करने में हमें आसानी होगी। इधर इंदिरा गांधी भी ये जानती थी कि इस बार उनका नाम ज़रूर आगे आएगा और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। और ये बताया जाता है इस तरह से कि इंदिरा गांधी के उस समय के मेन एडवाइज़र, उनके सपोर्टर हुआ करते थे DP मिश्रा। DP मिश्रा उस समय चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। वो उनके निवास स्थान पर पहुँचते हैं इंदिरा गांधी के, एक सफदरजंग मार्ग का बात बताई जाती है। उन्होंने इंदिरा को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखा। उन्होंने ये देखा कि ऐसा लग रहा था कि वो जान चुकी हैं कि अब उनका समय आ चुका है, अब ये प्रधानमंत्री पद जो है वो उन्हीं को मिल सकता है। DP मिश्रा बताते हैं कि जब वो वहाँ पहुँची, इसके पहले काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स कांग्रेस के अलग अलग, जिनके नाम की चर्चा घूम रही थी, वो इंदिरा गांधी से आके मिल रहे थे, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी सडनली एक सुप्रीम कॉन्फिडेंस में आती हैं और ये कहती हैं कि मेरे सपोर्ट के बिना कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता है। तो ये बात सामने आती है यहाँ से। खैर,
वो समझ चुकी थी कि उनका टाइम आ चुका है और ऐसा हुआ भी। कामराज खेमे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स थे, सीनियर लीडर्स थे, वो सब इंदिरा के नाम पर सहमति रखते थे। खुद जो के कामराज थे, उन्होंने 19 जनवरी 1966 को जब ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की कमेटी की पूरी बैठक हुई है पीएम चेहरे को लेकर, जिसमें 2 नाम थे, एक इंदिरा गांधी और एक देसाई, मोरारजी देसाई का, तो उसके लिए के कामराज पहले ही सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उनसे बात कर चुके थे। इवेंचुअली सारे ही कामराज खेमे के लोग थे, तो वो इजीली मान चुके थे, सहमति अपनी देते थे इंदिरा गांधी के नाम पर। और फाइनली जब ये वोटिंग होती है तो करीबन 355 वोट से ज़्यादा आगे थी इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई से, और इसी के साथ यहाँ से ये फिक्स हो चुका था कि भारत की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी इंदिरा गांधी। 5 दिन के बाद में करीबन 24 जनवरी 1966 का ये दिन था। आप ये देखिए कि 1955 में एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, और 11 साल के बाद ही 24 जनवरी 1966 एक मेंबर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इंदिरा गांधी पहुंच चुकी थी प्रधानमंत्री पद तक। इन 11 सालों में 24 जनवरी 1966 का ये वो दिन था जब राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में उस समय के राष्ट्रपति भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन एस राधाकृष्णन ने इंदिरा गांधी को बतौर प्रधानमंत्री भारत के शपथ दिलाई, और इसी के साथ पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी थी इंदिरा गांधी भारत की। तो अब इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी थी, यहाँ से सबसे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी कांग्रेस पार्टी के अंदर की वो शुरू हो चुकी थी। देखा यह गया शुरुआत से ही कि कामराज सिंडिकेट जो थे, जो उसके मेंबर्स थे, खुद के कामराज थे, वो इंदिरा गांधी को अपने मुताबिक चलाना चाहते थे, यानी प्रधानमंत्री को खुद के मुताबिक चलाना चाहते थे। ये भी देखा गया कि इंदिरा गांधी को जो अपने कैबिनेट को चुनना था, तो उनके जो मंत्रिमंडल में जो लोग होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, वो भी उनके हाथ में नहीं था, उसमें भी उन्हें काफ़ी कम गुंजाइश दी गई थी उसमें बदलाव करने की, क्योंकि के कामराज ये चाहते थे कि शास्त्री जी के कार्यकाल के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी कैबिनेट है, उसको कंटिन्यू किया जाए। इंदिरा गांधी उन्हें ही मिनिस्टर्स रखें, किसी और को मिनिस्टर ना रखा जाए। हालांकि इंदिरा गांधी का ये मानना था कि गुलज़ारी लाल नंदा जो हैं उनको वो हटाना चाहती थी, लेकिन नंदा को कामराज खेमे के होने की वजह से और के कामराज के करीबी होने की वजह से कामराज ने कहा इंदिरा गांधी से कि आप इन्हें मत हटाइए, इन्हें गृह मंत्री बनाए रखा जाना चाहिए। तो ये जो इंदिरा गांधी का डिसीजन था, इसको भी नहीं माना गया। उन्हें सिर्फ 2 लोग नए मिले थे जो वो चाहती थी जिनको लाना। एक थे समाजवादी नेता अशोक मेहता जी, जो बाद में प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी बने। इसके अलावा दूसरा जो नाम था वो था फखरुद्दीन अली अहमद का। तो ये जो 2 नेता थे वो इंदिरा गांधी से अपने कैबिनेट में नए ला पाई थी। खैर, ये जो साल था 1966 का, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को आप सभी जान पाएंगे कि ये वो साल था जब भारत में काफ़ी सारे बड़े बड़े चैलेंजेस थे, काफ़ी सारी बड़ी समस्याएं थी। देखिए, पंजाब में विद्रोह था, पंजाब उबाल पर था, मिज़ो और नागा का जो विद्रोह था वो लगातार जारी था, और इसके अलावा सूखे की और जो अकाल की स्थिति थी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में लगातार चल रही थी। देश काफ़ी बड़ी अहम समस्याओं से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी के सामने भी ये सारे चैलेंजेस थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था उनके सामने उनकी ही पार्टी के अंदर जो कलह होना शुरू हो चुकी थी, जो एक टकराव उनका सिंडिकेट के साथ में बन रहा था, उससे कैसे निपटा जाए। ये कई बार देखा गया है, और दोस्तों इसको कई बार देखा गया। इंदिरा गांधी का बताया जाता है जब उन्होंने शुरुआत किया काम करना, पहली जो उनकी सभा थी जयपुर में, जो एक AICC की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की पूरी कमेटी की, उसमें इंदिरा गांधी अपनी बात ही नहीं रख पाई थी प्रधानमंत्री होने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखी गई। वो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा लो होता जा रहा था, डाउन होता जा रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से देखा इंदिरा गांधी को एक नए रूप में कांग्रेस पार्टी ने, सारे दिग्गज नेताओं ने। इंदिरा गांधी एक सडन कॉन्फिडेंस को गेन करके सामने आती हैं। उन्होंने न्यूज़ एडिटर्स के साथ में मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी शुरू कर दी हर महीने। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी वो जाती थी, वहाँ पे उन्होंने हर एक अंतराल के बाद में वहाँ जाके बातचीत करना शुरू कर दिया। वो देश की जनता के साथ में अब कनेक्ट होना चाहती थी, अपने उस कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहती थी एज अ PM ऑफ दिस नेशन। लेकिन यहाँ पे ये बात उन नेताओं को अच्छी नहीं लग रही थी जो कामराज सिंडिकेट के थे, या ये कहें कि दिग्गज नेता थे कांग्रेस के उस समय के। वो ये देख रहे थे इस तरह से कि क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को अंडर एस्टिमेट किया था अभी तक, उन्होंने उनसे कुछ और ही सोचा था कि ये किसी और तरीके से काम करेंगी, हमारे अकॉर्डिंगली काम करेंगी, हमारे मुताबिक चलेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि ये जो ड्रिफ्ट था ये इतना ज़्यादा आ चुका था कि बताया जाता है गुलज़ारी लाल नंदा का एक स्टेटमेंट सामने आया था जब उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी अगले चुनाव तक। जो अगला चुनाव आने वाला है अगले ही साल 1967 में, वो इंदिरा गांधी जो हैं वो देश की प्रधानमंत्री इस समय तक नहीं रहेंगी, उन्हें हटा दिया जाएगा। के कामराज के साथ में भी जो दूरियां थी इंदिरा की वो भी देखने को मिल रही थी लगातार, और इंदिरा गांधी का भी ये मानना था, उनका स्टेटमेंट सामने आया था कि
के कामराज हर वो पॉसिबल चीज़ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें वीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सामने थी, लेकिन ये सब बिना वजह नहीं था दोस्तों। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के कुछ ऐसे फैसले रहे थे जिनकी वजह से ये सब हो रहा था। तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के महज 5 महीने के बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिससे शुरुआत हो चुकी थी कामरा सिंडिकेट के साथ इंदिरा की दूरियों की, उस टकराव की। हुआ ये कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स हैं, जो ग्लोबल एक तरह से फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी तरफ से, क्योंकि भारत में उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो ये कहा गया, एक प्रेशर था अलग से भारत के ऊपर कि डिवैल्यूएशन किया जाए रुपए का, रुपए की जो कीमत है, जो एक्सचेंज रेट है उसको रिड्यूस किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के साथ में इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं की। इंदिरा गांधी ने कोई भी जो एक डिस्कशन था, वो एडवाइस जो थी, वो सिंडिकेट के दिग्गज नेताओं के सीनियर लीडर्स से नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि जो उनके कुछ एडवाइज़र्स थे, जिसमें DN गडगिल थे, अशोक मेहता थे, जिसमें C सुब्रमण्यम थे, जिनको वो लाई थी अपने कैबिनेट के अंदर, उनसे बातचीत की और इसके बाद में एक निष्कर्ष सामने ये निकाला कि क्योंकि भारत में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति है, सूखा भी पड़ रहा है, हमारा खजाना बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, इसके अलावा हमारे जो वॉर से, अभी हम पिछले ही साल 1965 में जो वॉर हुई थी, उसके पहले 62 में जो जंग हुई थी चाइना के साथ में, तो इन सब की वजह से हमारा खजाना भी खाली है और हमारे पास में डिवैल्यूएशन के अलावा रुपए की और कोई चारा नहीं बचता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इंदिरा गांधी ने बिना सिंडिकेट से बातचीत किए 36.5% रुपए को डिवैल्यूड कर दिया 6 जून 1966 को। ये जो बात हुई, ये जो यहाँ से इनका निर्णय था, कामरा सिंडिकेट, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स भारत के, एक लेफ्टिस्ट ग्रुप पूरा कांग्रेस पार्टी के अंदर का, ये सभी पूरी तरह से इंदिरा से नाराज़ हो चुके थे। कामराज का तो ये कहना था कि इंदिरा गांधी को सिंडिकेट की तरफ भी देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री को सिर्फ अपने एडवाइज़र्स से ये डिस्कशन करके इतना बड़ा देश का मुद्दा जो है, जो एक देश के ऊपर आप रुपए को ही डिवैल्यूट करने जा रही हैं, तो इसके बारे में आपको उनसे नहीं, सबसे पूछना चाहिए। यहाँ से एक अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर था वो बिल्डअप होने लगा था, दोनों के बीच में टकराव जो था वो आने लगा था। अच्छा, इसके अलावा एक और मुद्दा था। अक्टूबर 1966 में, मतलब कि महज 3 महीने के बाद में ही, 3-4 महीने के, 2-3 महीने के बाद में आप अगर देखें, अक्टूबर 1966 में क्या था कि पूरे भारत में एक मांग उठ रही थी कि जो गौ हत्या होती है उसके लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट में, गौ हत्या के खिलाफ। इस मांग को हरियाणा के काफ़ी सारे साधु संत थे वो भी उठा रहे थे, कई अखाड़े उठा रहे थे, और इसी के तहत इंदिरा गांधी जो थी इस मांग के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। यानी जो इंदिरा सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इसको नहीं मान सकते हैं। जब ये बात सामने आई कि सरकार नहीं मान रही है, तो हरियाणा से काफ़ी सारे साधु अपनी गायों को लेके, उन गायों को लेके दिल्ली की तरफ कूच करने लगे, दिल्ली आ गए, और ये देखा गया कि संसद पर हमला हुआ एक तरह से। संसद के सामने काफ़ी सारे हज़ारों साधु संत अपनी गायों के साथ में आ चुके थे। सुरक्षाकर्मी जो थे, भारत के इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि पहली बार था जब संसद के ऊपर हमला होते हुए जब देखा सुरक्षाकर्मियों ने, पुलिसकर्मियों ने, तो उन्होंने गोलियां चला दी। और जब गोलियां चलाई जाती हैं तो ये 7 नवंबर का दिन था, करीबन आप देखिए अक्टूबर से शुरू हुआ, 7 नवंबर तक आ चुका था ये आंदोलन। बड़ा आंदोलन था उस समय का। 1 महीने के इस आंदोलन में 7 नवंबर को जब गोलियां चलाई गई तो करीबन 10 लोगों की यहाँ पे जान गई थी, 10 लोगों की मौत हुई। इंदिरा गांधी ने, क्योंकि पहले से ही गृह मंत्री गुलज़ारी लाल नंदा को कह रखा था कि आपको इसको पूरा हैंडल करना है, इस पूरी सिचुएशन को, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 10 लोगों की जान गई, अपोजिशन ने इस मुद्दे को उठाया। नंदा जो थे कामराज खेमे के काफ़ी करीबी थे, कामराज सिंडिकेट के थे। गृह मंत्री नंदा को अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें यहाँ पे जब अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा, कामराज खेमा एक बार फिर से इंदिरा गांधी से नाराज़ हो गया कि आपने आखिर क्यों इस मांग को नहीं माना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार फिर उठने लगी और ये जो दूरियाँ थीं वो लगातार बढ़ती जा रही थीं। खैर, ये जो दूरियाँ बढ़ी, अचानक से इन पे एक ठहराव देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह थी कि अगला साल जो आने वाला था, अर्ली 1967 में देश में चौथे जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। कुछ महीनों के लिए देखा गया कि सिंडिकेट और इंदिरा के बीच का जो टकराव है वो शांत है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, इंटरनली सारी चीज़ें बैलेंस दिख रही हैं। क्योंकि कामराज भी ये जानते थे कि इंदिरा गांधी का खुश रहना इस इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोट जो कैप्चर करने में इंदिरा गांधी का नाम बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा देता है। ये सारी चीज़ें थी। इंदिरा गांधी को लेकिन कुछ चीज़ों से इस इलेक्शन में दूर रखा गया था सिंडिकेट के द्वारा, सीनियर लीडर्स के द्वारा। देखा ये गया और बताया ये गया कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा था, तो उस कैंडिडेट सिलेक्शन में कि कहाँ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, किसको यहाँ पे चुनाव लड़वाना है, इसमें इंदिरा गांधी के इन्फ्लुएंस को बहुत दूर रखा गया। उनको उतना ज़्यादा मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपने कैंडिडेट्स को चुन सकती हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद।
खैर 4th जनरल इलेक्शंस होते हैं फरवरी 1967 में। कांग्रेस इस समय ये बात माननी पड़ेगी कि पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जितने बड़े बहुमत से कांग्रेस पहले चुन के आती थी, अब उतना बड़ा बहुमत नहीं बचा था, क्योंकि ये बात सारे नागरिक भी जान चुके थे, राजघराने भी जान रहे थे, बाकी जो बिजनेसमैन थे वो भी जान रहे थे, ऑपोजिशन भी जान चुकी थी कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ एक कलह चल रही है, कुछ एक टकराव जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चल रहा है। तो इसके बाद जब ये चुनाव हुए, फिर भी कांग्रेस पार्टी जो थी 520 सीट में से 284 सीट पर सिमट के रह गई थी, लेकिन फिर भी लोकसभा का जो कंट्रोल है वो उन्हें मिल गया था, लोकसभा तक पहुंच गई थी। लेकिन कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो थी, वहाँ पे कोएलिशन की सरकार को देखा देश ने। कई अलग अलग छोटे छोटे समूह जो थे, छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना शुरू की अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में। और यही वो समय है दोस्तों जो आपने सुना होगा, आया राम गया राम, के कोई एक लीडर जो एक सुबह किसी एक पार्टी में आया, शाम को वो दूसरी पार्टी में चला गया और वापस अगले दिन फिर से अपनी पार्टी में आ गया। इस तरह के चीज़ें जो थी भारतीय राजनीति ने यहाँ से देखना शुरू की जब कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हुई थी भारत के अंदर 1967 में, फरवरी के चुनाव के अंदर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन 3 महीने के बाद में मई का महीना आता है 1967 में, एक बार फिर से टेंशन जो थी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच की, ये दिखना शुरू होती है। ये हुई थी एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को लेकर, एक प्रेसिडेंट चुनने का जो चुनाव था उसके लिए। दरअसल हुआ क्या कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन जी, उनका टर्म जो था वो ख़त्म होने पर आ रहा था। सिंडिकेट ये चाहता था, कामराज सिंडिकेट, कि राधाकृष्णन जी को सेकेंड टर्म भी उनका लाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो इसके खिलाफ थी। इंदिरा का ये कहना था कि राधाकृष्णन जो हैं बतौर राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री की उस तरह से इज्जत नहीं करते हैं, यानी कि क्योंकि देखिए राधाकृष्णन जी ने इंदिरा गांधी को बचपन से देखा था, एक तरह से उन्हें बड़ा होता हुआ देखा था कांग्रेस पार्टी में। तो जब भी इंदिरा गांधी अपनी कुछ समस्या लेकर राष्ट्रपति के पास जाती थी, राधाकृष्णन जी के पास, तो वो उनकी समस्या सुने बिना अपने सॉल्यूशन पहले बताना शुरू कर देते थे, उनको दूसरी दिशा में समझाना शुरू कर देते थे। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई ऐसा राष्ट्रपति हो जो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री समझे। तो इसकी वजह से वो राष्ट्रपति जी के जो राधाकृष्णन थे उनके सेकेंड टर्म के लिए सपोर्टिंग उसमें नहीं थी, साइड में। उन्होंने यहाँ पे नाम रखा जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन जी का नाम सामने आता है इंदिरा गांधी की तरफ से, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने कहा कि अब प्रेसिडेंट बनाया जाए जाकिर हुसैन को। लेकिन फिर बाद में जब अंदर ही अपनी ही पार्टी में दो नाम सामने आ गए, सिंडिकेट कह रहा है एस राधाकृष्णन का नाम, इंदिरा कह रही हैं जाकिर हुसैन का नाम। यहाँ पे जब चुनाव हुआ मेजोरिटी में जाकिर हुसैन आए, क्योंकि देखिए चुनाव जीतने की वजह से लगातार में इंदिरा गांधी जो थी उनके अब मेंबर्स जो थे वो बढ़ तो रहे थे पार्टी के अंदर, उनकी लोकप्रियता पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एमपीज़ काफ़ी सारे इंदिरा के साथ में आ गए थे, सिंडिकेट के साथ में उतने अब नहीं बचे थे। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे जाकिर हुसैन जी, उनको मेजोरिटी में वो इस इलेक्शन को जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं 13 मई 1967 को, 13 मई 1967 को जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ये एक और ड्रिफ्ट था सिंडिकेट और कांग्रेस पार्टी के बीच में, दूरियां बढ़ती जा रही थी। अगला साल आता है 1968 का। ये वो साल था जब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये साल बदलावों का साल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे के कामराज जो थे, जो दिग्गज के कामराज, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री किसको बनाना है नहीं बनाना है इस तरह के भी डिसीजंस लिए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनका अब रिटायरमेंट का समय आ चुका था। और इसके बाद अगले प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के एन निजालिंगप्पा। एन निजालिंगप्पा के आते ही ये देखा गया कि कांग्रेस दो खेमों में पूरी तरह से बट गई। अब एक निजालिंगप्पा का सिंडिकेट था, एक इंदिरा गांधी की अलग कांग्रेस थी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। मई 1969 आता है, करीबन 2 साल यहाँ से निकलते हैं। इन 2 सालों में काफ़ी चीज़ें चलती रहीं देश में भी, रॉ का गठन हुआ, इसके बाद में काफ़ी और चीज़ें हुई देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ड्रिफ्ट था वो धीरे धीरे शांत होने लगा, फिर कभी बढ़ जाता था। लेकिन 1969 इन 2 सालों के बीच में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे जाकिर हुसैन, उनका निधन हो जाता है, उनका आकस्मिक निधन हुआ 1969, 2 साल के बाद। अगले प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, ये सवाल अब सामने खड़ा हो गया था। इस सवाल के लिए सिंडिकेट ने एक बार फिर से अपना नाम सामने रखा। सिंडिकेट के मुखिया थे एक तरह से जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, एन निजालिंगप्पा थे। उन्होंने अपना नाम सामने रखा कि हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं संजीवा रेड्डी को, कि संजीवा रेड्डी जो हैं वो अगले राष्ट्रपति बनने चाहिए। इस प्रस्ताव को लेकर वो इंदिरा गांधी के निवास पर पहुंचे, जो निजालिंगप्पा थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा है कि संजीवा रेड्डी को अगला राष्ट्रपति बनाना चाहिए, आपका क्या मानना है। तो इंदिरा गांधी का कहना था कि मैंने इस पर अभी विचार नहीं किया है, मैंने इस पर कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगजीवन राम बने। तो यहाँ से एक नया नाम फिर से इंदिरा की तरफ से सामने आया। AICC की वोटिंग हुई अब कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन होगा
राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, क्योंकि अभी और भी 2 और नाम आ सकते थे, जो कि अपोजिशन का एक नाम होता और एक कोई इंडिपेंडेंट लीडर भी आ सकता था सामने। प्रेसिडेंट का चुनाव है। एआईसीसी की वोटिंग हुई इन दोनों नामों पर। यहाँ पे इंदिरा गांधी इस चुनाव में हार जाती हैं। मतलब चुनाव क्या कहें इसको, आप ये देखिए कि उनके पक्ष में वोटिंग नहीं हुई। मतलब वो जिस नाम को चाहती थी, जगजीवन राम के, उनको राष्ट्रपति बनाए जाने के नाम पर नहीं चुना गया, क्योंकि यहाँ पे वाई चौहान थे जिन्होंने अपना एक वोट जो था वो सिंडिकेट की तरफ दे दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि संजीवा रेड्डी कैंडिडेट बनते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंदिरा गांधी की एक तरह से सिंडिकेट से पहली हार थी, इससे वो बौखला भी गई थी। प्रेसिडेंट जब जो चुना जाना था उसका अभी चुनाव पूरी तरह से बाकी था, क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं हुआ था। इस हार से बौखलाई हुई इंदिरा गांधी के बारे में बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो इस हार से बौखलाई थी, या फिर उन्होंने इंटेंशनली कुछ अपने दूसरे डिसीजंस के लिए ये कदम उठाया था, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हुआ क्या कि जुलाई 1969, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद में, इस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के इलेक्शन के बाद जब इसको चुना गया था, जुलाई 1969 में एक सुबह सिंडिकेट के सारे नेता सन्न रह गए थे अखबार को देख के, क्योंकि अखबार में खबर ये छपी थी कि मोरारजी देसाई को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हालांकि उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसको बनाए रखा है, क्योंकि ये आपको बता दें कि 67 का जो चुनाव हुआ था, जब एक बार फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय पर मोरारजी देसाई को 2 बड़ी पोजीशन दी गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से या सिंडिकेट की तरफ से। एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया गया था। लेकिन मई 1969 में, जुलाई 1969 में अचानक से अखबार में खबर आती है कि मोरारजी देसाई को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अभी भी उन्हें बनाए रखा गया है। लेकिन मोरारजी देसाई सीनियर लीडर, जैसे ही उन्हें पता चला, वो इस बात से नाराज़ हुए, और नाराज़ होकर उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ये रेजिग्नेशन सामने आता है, जहाँ पे इस फैसले को लेने के लिए बड़ी बात ये थी कि इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से भी बातचीत नहीं की थी। यहाँ पे भी उन्होंने सिंडिकेट को नज़रअंदाज किया था। एक तरह से ये कहें कि उनसे डिस्कशन ही नहीं किया था इतने बड़े फैसले को लेकर। मोरारजी देसाई को हटाने का फैसला सिंडिकेट का, इस पर बिल्कुल सहमति थी नहीं। इंदिरा गांधी ने ये फैसला ले लिया। अब तक ये जो सारा टकराव चला आ रहा था, कांग्रेस को 2 धड़ों में बटा हुआ देखा जा सकता था, और ये अब जनता भी देखने लगी थी। एक तरह से देश भी देख रहा था कि कैसे इतनी बड़ी पार्टी जो है उसके बीच में दरार आने लगी है, 2 अलग अलग धड़ हो चुके हैं। अब मेन जो एक कील कहते हैं आपकी, एक बड़ी दरार डालने के लिए एक जो आखिरी हमला होता है, या जो एक आखिरी कील होती है, वो आती है सामने अगस्त 1969 में, यानी कि अगले ही महीने। कुछ ऐसा होने वाला था यहाँ पे। देखिए, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इलेक्शन था, वो अभी फाइनल इलेक्शन बाकी था। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थे, संजीवा रेड्डी थे ओवरऑल, क्योंकि इंदिरा गांधी के कैंडिडेट जीत नहीं पाए थे उस तरह से उस नाम के लिए नॉमिनेशन में। कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी की तरफ संजीवा रेड्डी, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वीवी गिरी, और इसके अलावा ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट थे वो थे सीडी देशमुख। ये 3 नाम थे। इंदिरा गांधी देखिए ये जानती थी कि संजीवा रेड्डी, जो कि सिंडिकेट के नेता हैं, सिंडिकेट के करीबी हैं, अगर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। ऐसा बताया जाता है पूरे पॉलिटिकल किस्सों में कि ये बड़ी बात नहीं है। वो जानती थी कि कहीं राष्ट्रपति की तरफ से एक आदेश ना आ जाए कि प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो जानती थी कि उन्हें संजीवा रेड्डी को नहीं बनने देना है, यानी कि अपनी ही कांग्रेस के अंदर में एक लीडर है जिनको राष्ट्रपति नहीं बनने देना है। इंदिरा गांधी ने संजीवा रेड्डी के नाम का पूरे तरीके से विरोध किया, मुखर तरीके से सामने आके विरोध करने लगी। कांग्रेस पार्टी का एक तरह से विरोध था, सिंडिकेट का विरोध था, और उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे निजलिंगप्पा, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए कहा कि निजलिंगप्पा ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ जाकर राइट विंग के जो दल हैं उनसे संजीवा रेड्डी के नाम पर वोट मांगने की अपील की है, या फिर उनसे अपील की है कि उनका समर्थन किया जाए। राइट विंग दलों का समर्थन मांगा है। इसके लिए यहाँ पे हम कॉन्शियस वोट जो होता है, कॉन्शियस वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, इसका एक आह्वान करते हैं। हम कहते हैं कि उसे कराया जाए, क्योंकि ये जो वोटिंग है वो कॉन्शियस हो, तब जाके वो सही हो पाएगी। देखिए, कॉन्शियस वोट जो होता है वो इस तरह से होता है कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो नेता हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनके एक बताए गए मायने हैं, उनके ऊपर वोट ना देते हुए अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली वोट करते हैं। अब जब पर्सनल जजमेंट से अगर वोट होगा तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स हैं उनकी गिनती ही बहुत ज़्यादा थी। दूसरी चीज़, कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी की धारा के साथ में चलना नहीं चाहते हैं,
तो वो दूसरी तरफ जाके वोटिंग कर देते हैं। यही यहाँ पे इस चुनाव में हुआ। जब कॉन्शियस वोट हुआ यहाँ, तो इसके तहत वीवी गिरी, जिनका सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी खुद की ही पार्टी के कैंडिडेट संजीवा रेड्डी के खिलाफ, वीवी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे इस चुनाव को जीत जाते हैं और इसी के साथ भारत के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये इंदिरा गांधी की एक बड़ी पॉलिटिकल जीत कहा जाता है। हालांकि वो अपनी पार्टी के अंदर ही जीत थी, सिंडिकेट के साथ में इस जीत को देखा जा सकता है उनकी, लेकिन सिंडिकेट की यहाँ पे पार्टी पे जो पकड़ थी वो कमज़ोर हो चुकी थी और इससे एन निजालिंगप्पा जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। और ये पहली बार देखा जा रहा था लोगों के सामने कि एक बड़ी पार्टी के अंदर ही कितनी बड़ी कलह सामने दिख रही है, टकराव बड़ा दिख रहा है। इंदिरा गांधी ये बात भी जानती थी कि उनके इस एक्शन का एक बड़ा रिएक्शन सामने से आएगा और इसके बाद ये रिएक्शन आया भी। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी के समर्थकों ने एआईसीसी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, एक विशेष मीटिंग बुलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इसका एक तरह से रिक्वेस्ट की कि एक नई मीटिंग की जाए नए कांग्रेस के अध्यक्ष को बनाने के लिए, क्योंकि निजालिंगप्पा जो हैं वो कैंडिडेट जो उनके थे वो हार चुके हैं उनके नेतृत्व में। तो निजालिंगप्पा के बाद अब दूसरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बनाए जाने की एक मीटिंग होनी चाहिए। इसके लिए जब ये सब चीज़ें हुई तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे निजालिंगप्पा, वो वैसे ही अपनी राष्ट्रपति पद जो चुनाव था उसमें हार से बौखलाए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्ट इंदिरा गांधी के ऊपर, और इंदिरा गांधी को एज अ प्रधानमंत्री उन्होंने यहाँ पे यह आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है प्रधानमंत्री। ये आरोप लगाते हुए इंदिरा गांधी के जो दो सपोर्टर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, सी सुब्रमण्यम और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों को पार्टी से हटा दिया। ये चीज़ सामने आती है। इसके बाद एआईसीसी की एक और मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें इंदिरा गांधी को बुलाया गया। इंदिरा गांधी ने मीटिंग में बैठने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब लगातार फ्रंट फुट पर आके ये जो एक वॉर है पार्टी के अंदर की, ये लगातार चल रही थी और देश इसका गवाह बन रहा था। 1 नवंबर 1969 को तो ये तक देखा गया कि दिल्ली के अंदर ही कांग्रेस कार्य समिति की, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अलग मीटिंग चल रही थी। 2 मीटिंग चल रही थी एक ही दिन पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। एक चल रही थी प्रधानमंत्री के घर पे, यानी इंदिरा गांधी की मीटिंग, और दूसरी चल रही थी कांग्रेस कार्यालय में, यानी कि निजालिंगप्पा की मीटिंग, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। इतनी बड़ी दरार सामने आ चुकी थी। और इसके बाद ये जो मीटिंग थी, इसमें कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जिसका परिणाम सामने आया देश के 12 नवंबर को, 12 दिनों के बाद। 12 नवंबर 1969 का वो दिन था जब सिंडिकेट, जो कि पूरी तरह से ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहा था इंदिरा गांधी की वजह से, राष्ट्रपति के चुनाव की हार की वजह से, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने निजालिंगप्पा के नेतृत्व में एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। देश की प्रधानमंत्री, खुद की पार्टी की प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए निजालिंगप्पा गुट ने क्या किया, ये आरोप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर कि पार्टी के अहम फैसलों के खिलाफ जाने की ज़रूरत की है, पार्टी के अहम फैसलों का विद्रोह किया है, और इस वजह से इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित किया जाता है, कांग्रेस से निकाला जाता है। ये इंदिरा गांधी जानती थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है और इसके लिए पहले से वो अपनी पूरी भूमिका बना चुकी थी, पहले से इसकी तैयारी कर चुकी थी। ये वो समय था 12 नवंबर 1969 जब कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक बनाई जाती है इंदिरा गांधी की कांग्रेस, दूसरी निजालिंगप्पा की। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसका नाम था कांग्रेस आर, यानी कि कांग्रेस रिक्रूशनिस्ट। आर को यहाँ पे इस नाम से आप समझ सकते हैं। और जो निजालिंगप्पा की कांग्रेस थी उसका नाम था कांग्रेस ओ, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही कांग्रेस देश के सामने ये कहती थी कि हम असली कांग्रेस हैं। एक ये भी दौर आया था, ये दौर आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप और पढ़ भी सकते हैं। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे खैर, क्योंकि जो कांग्रेस आर थी वो कांग्रेस ओ से काफ़ी ज़्यादा मजबूत सामने आके देखी, क्योंकि जब फाइनली लोकसभा एमपीज़ का सपोर्ट देखा गया किसके पास ज़्यादा है, तब 220 लोकसभा एमपीज़ और 446 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर के पक्ष में गए। कांग्रेस ओ को, यानी कि जो सिंडिकेट था निजालिंगप्पा का, सिर्फ 68 एमपी ऐसे थे जो कि उनके खेमे की तरफ आए थे, उसमें इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया था। ये सब चीज़ें जब हुई तो सामने ये बात देश भर के साफ थी कि इंदिरा गांधी सरकार की भी और जो नई बनी हुई कांग्रेस है उसकी भी अब निर्विरोध, एक तरह से निर्विवाद नेता हैं। अब उनकी बात कोई काटेगा नहीं। अब यहाँ पे कोई सिंडिकेट नहीं है, सिर्फ इंदिरा गांधी हैं जो मुखिया हैं इस कांग्रेस की, नई कांग्रेस की। और ये वही नई कांग्रेस जो कि जिसको आप आज बाद में आगे देखते हैं, आज के समय पर जो कांग्रेस आपको दिखाई देती है। इसके बाद देश ने ये देखा कि इंदिरा गांधी ने पहले तो अपनी पार्टी पे कैसे कंट्रोल किया, ये देखा देश ने। अब देखा कि सामने जो भी निर्णय ले रही हैं, अगर उसके सामने कोई आ रहा है उनके विरोध में, तो कैसे साम दाम दंड भेद का उपयोग करना है इस सूत्र का। और ऐसा उन्होंने किया भी।
राजनीति में अगर आप देखें इंदिरा गांधी के कुछ अहम जो मुद्दे रहे 1969 और 1970 की ये बात है। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा सामने आया था, इंदिरा गांधी इसको करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य करार दे दिया। तो इंदिरा गांधी ने इसे मनवाने के लिए, इसे करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया, इसे पारित किया, इसे लागू किया। इसके बाद जो राजघराने होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, उनको प्रिवी पर्स प्रिविलेजेस दिए जाते थे जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के। इंदिरा गांधी का कहना था कि ये भारत के ऊपर आर्थिक एक बोझ है, एक दबाव पड़ता है इसकी वजह से, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको एबोलिश कर दिया जाना चाहिए राजघरानों के प्रिवी पर्स को। ये मुद्दा जब सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। 1970 की ही ये बात है। 70 का ये वो दौर था जब चुनाव 2 साल बाद होने थे इस समय, अगर देखा जाए इस समय से, यानी कि 62 करीबन में होने थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सदन में इस मुद्दे को सामने रखा। सदन में एक तरह से इंदिरा गांधी की सरकार तो थी, लेकिन पूरी तरह से मेजोरिटी में नहीं थी। अभी भी जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव में डीएमके का भी सपोर्ट लिया था, दूसरी कुछ और छोटी पार्टियों का भी, बड़ी पार्टियों का भी सपोर्ट लिया था यहाँ पे इस चुनाव को जीतने के लिए। मेजोरिटी में क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी, तो सदन में जब ये बात सामने आई कि प्रिवी पर्स को हटाना है, एबोलिश करना है, तो उसके लिए एक वोट ऐसा था सिर्फ, जिससे इंदिरा गांधी हार गई थी यहाँ पे। ये जो प्रपोजल था उनका, ये पारित नहीं हो पाया था, लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि एक वोट था जिससे वो हारी यहाँ पे। यहाँ से उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हूँ इस वजह से कि मेरी सरकार जो हो मेजॉरिटी में नहीं है। अगर मुझे कोई अध्यादेश लाना है या मैं कुछ एक्ट लाना चाहती हूँ, कुछ चेंज करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे बाकी दलों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, और डिपेंडेंट रहना इंदिरा गांधी चाहती नहीं थी। 27 दिसंबर 1970 का ये दिन था जब अचानक से इंदिरा ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हैं वो अगले ही साल में जल्द से जल्द, यानी कि फरवरी 1971 में कराए जाएंगे। एक साल पहले ही अपने टाइम से चुनावों को कराने का ऐलान कर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से। ये चुनाव हुआ, गरीबी हटाओ के स्लोगन पर इस चुनाव को नारे के साथ में लड़ा था इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की थी, कांग्रेस आर, या कहें कि पूरी तरह से पूर्ण जो कांग्रेस पार्टी थी, 518 लोकसभा सीट्स में से 352 लोकसभा सीट यहाँ पे जीत जाती है। एक बड़े बहुमत के साथ में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बना ली थी। 2/3 मेजोरिटी थी उनके पास, एक तरह से देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए। यहाँ पे इस विनिंग मैंडेट के बाद में इंदिरा गांधी ने किया भी यही। सामने एक अमेंडमेंट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना चाहते हैं, 26th अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको हम लाना चाहते हैं। सदन में जब ये प्रस्ताव पेश हुआ, मेजोरिटी में थी इंदिरा गांधी, ये पास भी हो जाता है। और इस प्रस्ताव के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के 26th अमेंडमेंट के साथ में प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने इस अमेंडमेंट के तहत एबोलिश कर दिया, जो वो पहले से करना चाहती थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था या रिफ्यूज़ कर दिया था इस फैसले को। इंदिरा गांधी ने खैर अपना जो कंट्रोल था एक बार वो फिर दिखा दिया कि उनके डिसीज़न के सामने अगर कोई आएगा तो वो किस तरह से उससे निपटना है बखूबी जानती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जब हमने आपको बताया कि आखिर कैसे इंदिरा गांधी लेडी बॉस बनी, कैसे उन्होंने कांग्रेस का पहले कंट्रोल लिया, उसके बाद देश में कैसे काम किया। एक बहुत ही प्रभावशाली नेता की तरह आप कहें इंदिरा गांधी उभर के आई थी यहाँ से। देश में, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा अध्याय माना जाता है इस पूरे स्प्लिट को कांग्रेस के, और कैसे इसको किया गया था, क्यों किया गया था। और हमारा उद्देश्य यही रहता है इस तरह के वीडियोस से कि आप जिससे बारीकियां समझ पाएँ, क्योंकि आप पढ़ के सिर्फ उन्हें याद कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आपको ताउम्र ये सब चीज़ें याद रहें अगर आप एक बार सुन लें। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि इस तरह से आपको बताया जाए। तो ये जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आपसे लेकर हम लगातार आएंगे। बहुत लंबे समय के बाद में आपके साथ ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, जो अभी तक आपने बना के रखा। आगे भी ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा, सपोर्ट करिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, वहाँ पे कई सारा जो स्टडी मटेरियल है, जो भी PDFs हैं, जो आपको चाहिए, डिटेल चाहिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा, बातचीत की जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, रिक्वेस्ट हो, कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।